नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपने इस विशेष बुलेटिन के साथ। न्यूज़ एट 10 को लेकर कई बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से होगी सहयोग करने की अपील। संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज एनडीए के भी फ्लोर लीडर्स की बैठक। विपक्ष को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। कल से पुरानी बिल्डिंग में शुरू होगा संसद सत्र। एनडीए की बैठक में शामिल 39 घटक दलों ने लिया संकल्प। पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे लोकसभा के चुनाव। पीएम ने कहा, एनडीए के 3 अक्षरों का मतलब न्यू इंडिया, विकसित राष्ट्र और लोगों की आकांक्षा। हिमाचल, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तेलंगाना, ओडिशा समेत कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र और जम्मू के कई जिलों में स्कूल बंद। दिल्ली में फिर से खतरे के निशान से ऊपर पहुंची यमुना। रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन के लिए आज से इंदौर में शुरू होगी G20 रोजगार कार्य समूह और श्रम मंत्रियों की बैठक। वहीं गोवा में एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप में चुनौतियों और उसके समाधान पर होगी चर्चा। रूस के काला सागर अनाज समझौते से पीछे हटने पर भारत ने जताई चिंता। यूएन में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बातचीत और कूटनीति के जरिए हल निकालने पर दिया जोर। उत्तर कोरिया ने आज सुबह पूर्वी सागर में फिर दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइल। जापान ने दर्ज कराया अपना विरोध। एक दिन पहले हुई है परमाणु सलाहकार समूह की बैठक। और कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारतीय शटलर्स पर होंगी नजरें। पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और प्रणॉय खेलेंगे अपने शुरुआती दौर के मुकाबले। तो चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि कल 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले आज सरकार ने सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें सभी दलों के साथ इस बात पर चर्चा होगी कि सदन को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए। सत्र के दौरान सरकार जिस विधेयक को आगे बढ़ाना चाहती है उसके बारे में सभी दलों को एक औपचारिक जानकारी दी जाएगी। इस तरह की सर्वदलीय बैठक एक औपचारिक बैठक होती है जो संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सरकार की ओर से बुलाई जाती है, ताकि दोनों सदन के सांसदों के साथ मुद्दों पर आम सहमति बनाई जा सके और सदन का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। इस बैठक में विपक्षी दलों की ओर से भी अपने अपने मुद्दों के बारे में सरकार को बताया जाता है, जिन पर वो सदन में चर्चा करना चाहते हैं। वैसे भी अगले साल लोकसभा चुनाव होंगे और उससे पहले ये मौजूदा सरकार का आखिरी मॉनसून सत्र होगा। और एक तरफ जहां आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद सत्र शुरू होने से पहले सदन के अंदर की रणनीति बनाने और इरादे से एनडीए के फ्लोर लीडर्स में भी आपस में बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों और संसदीय कामकाज पर चर्चा होगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होना है और 11 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 23 दिनों में कुल 17 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी पहले ही सभी दलों के संसद के विधायी और अन्य कार्यों में रचनात्मक योगदान देने का आग्रह कर चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की दिल्ली में हुई बैठक के बाद कहा कि इसका गठन किसी का विरोध करने के लिए नहीं बल्कि देश को स्थिर बनाने के लिए हुआ है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कल 39 दलों वाली एनडीए की बैठक के बाद
पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग, दलितों और वंचितों सहित समाज के सभी वर्गों को एनडीए पर पूरा भरोसा है और तीसरी बार भी देश में एनडीए की ही सरकार बनेगी। पीएम ने एनडीए के 3 अक्षरों का मतलब बताया और कहा कि ये गठबंधन न्यू इंडिया, डेवलप्ड नेशन, एस्पिरेशन ऑफ पीपल के लिए है। उन्होंने कहा कि एनडीए ने अपनी यात्रा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अब राष्ट्र एक विकसित और आत्मनिर्भर देश बनने के अगले 25 वर्षों के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि एनडीए का गठन किसी पार्टी के विरोध में नहीं हुआ, बल्कि देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। उन्होंने कहा कि जब किसी देश में स्थिर सरकार होती है तो देश एक साहसिक निर्णय ले पाता है जो देश की दिशा बदल सकता है। पीएम ने कहा कि हमारे लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं है बल्कि मजबूती का माध्यम है। पीएम ने कहा था कि जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी से होता है तो वो गठबंधन देश को नुकसान पहुंचाता है। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने उदाहरण दिया कि एनडीए जब विपक्ष में था तब उसने सकारात्मक राजनीति की थी। जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सरकारें बनाई, सरकारें बिगाड़ी। इसी दौर में 1998 में एनडीए का गठन हुआ। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। और लोकसभा चुनाव से पहले 39 दलों वाली एनडीए की ताकत दिखाते हुए जो बैठक हुई, उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक में एनडीए का प्रस्ताव रखा। एआईएडीएमके के पलानीसामी और असम गण परिषद के अतुल बोरा ने प्रस्ताव का समर्थन किया। सभी घटक दलों ने संकल्प लिया कि एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ेगा। इस बैठक में शिंदे ग्रुप की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, यूपी से ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे नेताओं की पार्टी, बिहार से जीतन राम मांझी, एआईएडीएमके, असम गण परिषद और लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट जैसे तमाम एनडीए के 39 घटक दल शामिल थे। बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई और सभी दलों में कॉन्फिडेंस था जो मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में जो देश के लिए, देश के प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए जो काम किया है और देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखना या और ऊंचाई पे ले जाना, कई योजनाएं शुरू करना, कई लाखों करोड़ों सभी वर्ग के लोगों के लिए निर्णय लेना, ये सभी पर चर्चा भी हुई और सभी लोगों ने एक साथ होकर एक प्रस्ताव भी रखा मोदी जी के नेतृत्व के समर्थन में और पूरे सभी लोगों ने एक विश्वास दिलाया कि जो 9 साल में जो काम हुआ है, पिछले 50-60 सालों में जितनी डेवलपमेंट नहीं हुई उतनी 9 सालों में हुई है। और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 2024 में फिर से देश की बागडोर संभालेंगे। इस बात में कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है
ना किसी राजनीतिक दल को, ना ही देश की जनता को, कि आने वाले समय में पुनः 2024 के परिणामों के बाद हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पर उस टारगेट को, उन परिणामों को हम लोग और कितना ज़्यादा बढ़ा सकें, उसके लिए तमाम घटक दल आज एक साथ होकर, एकजुट होकर, नई रणनीति के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद कहते हैं कि जितने भी घटक दल हैं उनकी एक ही आवाज है, मोदी सरकार, एनडीए सरकार। जितने भी नेता आए थे, जितने भी हमारे घटक दल हैं, इन घटक दलों की एक ही आवाज, मोदी सरकार, एनडीए सरकार। क्योंकि पिछली सरकारों ने सभी जाति, सभी धर्म के साथ धोखा किया। और बीजेपी से हाथ मिलाने वाले सुहेल देव व भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वो मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। आज से हम लोग एनडीए में शामिल हुए और एनडीए की बैठक में सब लोगों ने सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया कि आगामी 2024 के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम सब लोग मिलकर के, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोग मिलकर के करेंगे। वहीं बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के अध्यक्ष जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की सराहना करते हैं और कहते हैं कि 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने मन बना लिया है। सब लोगों ने एक मत से माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल की सराहना की और इनके बढ़ते लोकप्रियता के प्रति सब लोगों ने खुशी जाहिर की। आज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि संसार में जिस प्रकार से मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, उससे भारत के बच्चा बच्चा सब गौरवान्वित है। और आज मोदी जी को पुनः 2024 में तीसरा बार भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग मन बना लिया है। और एआईएडीएम के नेता एम थंबीदुरई ने कहा कि तमिलनाडु को भी मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा है और अगला लोकसभा चुनाव उनके ही नेतृत्व में होगा। Our party will fight for Modi's once again to win party and come to the Lok Sabha. And also, our Edappadi Palaniswamy is going to the ADMK party is going to the heading for the Lok Sabha in Tamil Nadu, along with the NDA partners. This time, from NDA, out of 37 Lok Sabha seats, we are going to win. Our Prime Minister Modi ji is going to the next Prime Minister once again. With more than 400 seats is going to win. For that, we are going to support. और संसद के मानसून सत्र पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि दोनों सदनों का संचालन किस प्रकार सुचारू रूप से किया जा सके, इस पर एक तरह से आम सहमति बनाई जा सके। एक औपचारिक बैठक है जो सदन शुरू होने से पहले बुलाई जाती है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों के उठाए जाने की संभावना है। देखिए, विपक्षी दल जब भी संसद का कोई नया सत्र शुरू होता है तब एक रणनीति बनाते हैं सत्ता और सरकार को घेरने की। ऐसे में हम देखते हैं कि आमतौर पर शुरुआती दिनों पर कुछ मुद्दे सदन में उठाए जाते हैं जिसमें एक गतिरोध देखने को मिलता है, क्योंकि विपक्षी दल ये चाहते हैं कि प्रश्नकाल स्थगित करके उस मुद्दे पर चर्चा हो। और हम देखते हैं कि कई बार लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ये कहते हैं कि प्रश्नकाल के बाद उन मुद्दों को उठाया जा सकता है और उस पर एक गतिरोध देखने को मिलता है और सदन की कार्रवाई टकराव की वजह से, सत्ता और विपक्ष के वजह से स्थगित हो जाती है, या फिर कई बार ये आरोप लगता है कि विपक्षी दल अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। निश्चित तौर पर आज की जो बैठक है उसमें सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से जो विधायी एजेंडा है उसकी औपचारिक जानकारी दी जाएगी, जो सभी प्रमुख दल हैं उनके फ्लोर लीडर्स यानी सदन के नेताओं को, कि किन किन विधायी एजेंडे के साथ सरकार आगे बढ़ना चाहती है। वहीं तमाम दल ये बताएंगे कि किन मुद्दों को वो
सदन में उठाना चाहते हैं, सबसे पहले किस मुद्दे को उठाना चाहते हैं और किन प्रमुख मुद्दों को उठाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि कई मुद्दों को लेकर पहले ही अब जो विपक्षी दल हैं वो संकेत दे चुके हैं और पिछले सत्र में अगर हम देखें जो बजट सत्र का दूसरा चरण खत्म हुआ था उसमें जिस तरह से टकराव देखने को मिला था सत्ता और विपक्ष के बीच, हमने देखा था कि अहम विधायी कामकाज बिना चर्चा के आगे बढ़ाए गए थे और उतना अपेक्षित कामकाज नहीं हो पाया था जितना उम्मीद थी कि सत्र के दौरान हो पाएगा। तो हो सकता है कि इस बार एक सहमति बनाने की कोशिश हो और सत्ता और विपक्ष कुछ मुद्दों पर सहमति बनाए जिससे सदन ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सके। आज की बैठक में इस बात के प्रयास किए जाएंगे। हम जानते हैं कि सरकार की तरफ से अपील भी की जाती है। प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने न्योता भी दिया है और एक दिन पहले संसद सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले ये सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता अपनी अपनी बात रखते हैं। और बिल्कुल शैलेंद्र, एक तरफ जहां सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है वहीं दूसरी तरफ संसद शुरू होने से पहले एनडीए के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी भी एक बैठक बुलाई गई है ताकि किस प्रकार से संसदीय कामकाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी देखिए, एनडीए की जो फ्लोर लीडर्स की बैठक होती है इसमें एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो किसी मुद्दे को लेकर एक साझा रणनीति के साथ दोनों सदनों में जाएं और अगर विपक्ष सत्ता को घेरने की कोशिश करता है तो कैसे उसका जवाब देना है, कैसे उसका काउंटर करना है, उस पर एक साझा रणनीति हो और किन मुद्दों पर एनडीए के सहयोगी बात करना चाहते हैं सदन में, किन मुद्दों पर दरअसल सत्ता पक्ष अपनी बात रखना चाहता है, विधायी एजेंडा क्या क्या है, कौन से विधायी कामकाज आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर एक अलग से बातचीत होती है एनडीए के सहयोगियों के बीच। और चूंकि हम जानते हैं कि कल एनडीए के जो नए सहयोगी आए हैं उन सब के साथ मिलकर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें हमने देखा कि 39 दल के जो एनडीए के सहयोगी हैं शामिल हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हुआ। तो एक बदली हुई रणनीति कह सकते हैं, साझा रणनीति एनडीए की रहेगी। आज की बैठक में एनडीए के फ्लोर लीडर्स होंगे, वो उतनी बड़ी बैठक नहीं होगी और ये मानसून सत्र में रणनीति तय करने के लिए बैठक होती है जिससे एक साझा रणनीति हो। लेकिन निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो एनडीए का जो कुनबा बढ़ा है उससे एनडीए में जो आत्मविश्वास है, जो एक तरह से कहें कॉन्फिडेंस है, वो और बढ़ता नजर आ रहा है एनडीए के नेताओं में और वो उसका असर देखने को मिल सकता है एक साझा रणनीति के तौर पर। जब विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा तो एनडीए के जो नेता हैं वो भी अपनी रणनीति के साथ काउंटर अटैक के साथ सामने आएंगे और कैसे आगे बढ़ना है, संसद की कार्रवाई में सहयोग करना है, उस पर भी एक चर्चा हो सकती है। चलिए शैलेंद्र, आप अपनी नजर बनाए रखिए, आगे आपसे संपर्क करेंगे और ताजा अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों से इनपुट साझा करने के लिए। और बेंगलुरु में 2 दिन चली विपक्षी दलों की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार और लालू यादव कुछ बातों को लेकर नाराज और निराश हैं। हालांकि बीजेपी का दावा तो यही है कि विपक्षी दल देश हित में नहीं बल्कि अपने हित के लिए गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि कल जब विपक्षी दलों की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां नीतीश और लालू क्यों नहीं थे। कहा यह जा रहा है कि नए गठबंधन इंडिया के गठन के बाद संयोजक नहीं बनाए जाने से नीतीश बाबू निराश हैं, जबकि बेंगलुरु में ये कहा गया कि अगली बैठक में संयोजक का नाम तय होगा। बहरहाल अटकलों का बाजार इस समय गर्म है, इस पर किसी नेता का कोई बयान नहीं आया है। और एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाए। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर से खतरे के निशान को पार कर गया है। यमुना का जलस्तर आज सुबह 205.35 मीटर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज भी कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं आईटीओ बैराज का गेट खोलने के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। सरकार ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया है। राजधानी के कुछ एक क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति में सुधार होने के बाद सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। हालांकि अभी राजघाट के पास जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए डोडा के डीसी विशेष पॉल महाजन ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं किश्तवाड़ के डीसी देवांश यादव ने भी छात्रों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर के NH 44 पर बड़े पैमाने पर पत्थर गिरने के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन ने कहा है कि जब तक सड़क साफ करने का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक लोग इस सड़क से यात्रा करने से बचें। और हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में आज सुबह से ही वर्षा हो रही है। हिमाचल प्रदेश के मौसम विज्ञान विभाग ने 22 जुलाई तक राज्य में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। वहीं चंबा, कांगड़ा और मंडी सहित अन्य भागों में भी भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा सहित कई जिलों में भूस्खलन, बादल फटने की और बाढ़ की आशंका बनी हुई है। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने और नदी नालों के नजदीक नहीं जाने की अपील की है। बात करें असम की, तो असम में बाढ़ की स्थिति में आज थोड़ा सुधार आया है। हालांकि अभी भी ब्रह्मपुत्र, धुबरी और नेमाटी घाट सहित कई 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बारपेटा, चिरांग, दरांग, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर सहित राज्य के 16 जिलों में 392 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 89,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा 2,922 हेक्टेयर फसल क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। इसमें 1 लाख से ज्यादा जानवर भी प्रभावित हुए हैं। धेमाजी में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 2,300 लोग चिरांग और शिवसागर के राहत शिविरों में रह रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित स्थानीय प्रशासन लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बचाव दल प्रभावितों की हर संभव मदद कर रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज सुबह आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मौके से 4 AK राइफल, 6 हैंड ग्रेनेड और अन्य युद्ध सामग्री जब्त की गई है। सेना का तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने बाहरी मजदूरों को निशान बनाया है। आतंकियों ने अनंतनाग में 2 बाहरी मजदूरों पर फायरिंग की। इसमें दोनों मजदूर घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मजदूरों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने तलाशी अभियान के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है। मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोई भी बिजली संयंत्र कोयले की कमी या उसके नहीं होने के कारण बंद नहीं किया गया है और जो बंद हुए हैं वो किसी अन्य कारण से बंद हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार इस महीने की 16 तारीख तक ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले का भंडार 3 करोड़ 34 लाख टन से अधिक है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 28% ज्यादा है। मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया है कि कोयले की पर्याप्त आपूर्ति के लिए वो केंद्र और राज्य की बिजली कंपनियों के साथ समन्वय कर रहा है।
और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म को कंटेंट को लेकर कुछ ताज़ा दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार रचनात्मक आज़ादी के नाम पर भारतीय संस्कृति और समाज को अपमानित करने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कल OTT प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि OTT प्रतिनिधि ये सुनिश्चित करें कि उनका मंच अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार ना करे। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं से भरा देश है। OTT प्लेटफॉर्म को देश की समग्र चेतना को प्रदर्शित करना चाहिए और सभी उम्र के लोगों को अच्छे अनुभव वाला कंटेंट प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि OTT मंचों को देश की सांस्कृतिक विविधता के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। और असम में परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम आज गुवाहाटी पहुंचेगी। ये टीम असम राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर रहेगी। टीम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, 2 चुनाव आयुक्त और 11 अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। टीम असम के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन प्रस्तावों के मसौदे पर हितधारकों के साथ सार्वजनिक सुनवाई करेगी। निर्वाचन आयोग का दल मसौदा प्रस्ताव से संबंधित सुझावों और शिकायतों पर बातचीत करने के लिए राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। दल विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों में प्रस्तावित बदलावों पर हितधारकों के साथ जिलेवार परामर्श भी करेगा। आयोग ने इस साल 20 जून को असम के संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मसौदे प्रस्तावों को प्रकाशित किया, जिसमें संसदीय और विधानसभा दोनों निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मसौदा प्रस्ताव में आयोग ने कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के नाम और आरक्षित सीटों की संख्या को बदलने के अलावा मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव किया है। आयोग को मसौदा प्रस्ताव पर 500 से अधिक ज्ञापन प्राप्त हुए। इस बीच असम के विपक्षी नेताओं ने आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा प्रस्ताव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। बड़ी कामयाबी हाथ लगी है क्योंकि सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने लगातार पिछले कुछ दिनों से नजर बनाए रखा था इन 5 संदिग्ध आतंकियों पर, और ये बहुत बड़ा टेरर नेटवर्क इन्होंने बैंगलोर में तैयार किया था। और ये टेरर नेटवर्क के तहत ये 5 आतंकियों के पास से जो ग्रेनेड मिले हैं, देसी बम मिले हैं, पिस्तौल बरामद हुए हैं, और इनके पास वो तमाम सामग्री है जिसके जरिए वो शहर के अलग अलग इलाकों में धमाके कर सकते थे। और पुलिस का ये कहना है कि IB की तरफ से भी जो सूचना मिली थी सेंट्रल क्राइम ब्रांच को, उसके बाद से इन पर निगाह रखी गई थी। और इनमें से कुछ जो संदिग्ध आतंकी हैं जो 2017 में ये राउडी शीटर थे बैंगलोर के RT नगर इलाके के, और इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 3 जो है इस वक्त जेल में हैं, लेकिन जेल से ही ये लोग संपर्क बनाए रखते हुए अपना आतंकी नेटवर्क जो है उसको तैयार किया था। और इसके अलावा ये जो संदिग्ध हैं लगातार कई बड़े शहर के बड़े लोगों की हत्या करने पर भी उनके मंसूबे थे। उन्होंने इंफॉर्मेशन जानकारी जुटाई थी और पुलिस ने इन पर नजर बनाए रखा था। इन पर लगातार कड़ी निगरानी पुलिस करती रही और उन्हें पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी देर में बैंगलोर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और पुलिस ने वो तमाम सामग्री जो इस आतंकी गुट से बरामद हुई है उसको मीडिया के सामने पेश करेगी और बताएगी कि कैसे ये लोग सैटेलाइट नेटवर्क, ग्रेनेड और जो देसी बम जो इनके पास से बरामद हुए, ये तमाम वस्तुएं, तमाम चीजें जो है मीडिया के सामने पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश कर रही है। तो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है बैंगलोर सिटी पुलिस सिटी कमिश्नर की ऑफिस में, और पुलिस का ये कहना है कि ये जो आतंकी थे इनका संपर्क कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के साथ था। उनमें से एक ISIS के साथ भी इनका लिंक माना जा रहा है और पुलिस इस पूरे मामले में और तफ्तीश कर रही है और जानकारी जुटा रही है। फिलहाल ये 5 आतंकी गिरफ्त है। रहने वाले थे ये जो संदिग्ध हैं, क्योंकि ये 2017 के एक हत्याकांड में भी शामिल थे, जेल में भी बंद रहे, तो ये कहाँ के रहने वाले थे? और दूसरी बात ये कि ये जो इनको धमाका करने की इनकी जो प्लानिंग थी वो शहर के कौन से स्थान पर धमाका करने की ये योजना बना रहे थे? देखिए, ये बैंगलोर के ही रहने वाले हैं। बैंगलोर के कनक नगर इलाके से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो RT नगर इलाका है बैंगलोर में,
यहाँ से इन्हें गिरफ्तार किया गया है और यह मामला जो है हेब्बाल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। तो ये बेंगलुरु के ही रहने वाले हैं और पुलिस का कहना है कि इनके पास जो सामग्री बरामद हुई है उससे साफ जाहिर होता है कि ये किसी बड़े धमाके की तैयारी में थे। लेकिन पुलिस के पास अभी इस मामले में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि पुलिस अभी आधिकारिक औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम डिटेल बताएगी और ये पता चलेगा कि इस खतरनाक टेरर नेटवर्क के क्या मंसूबे थे। तो कुछ ही देर में बेंगलुरु पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तमाम डिटेल जो है पुलिस मीडिया के साथ शेयर करेगी। बिल्कुल, तो हमारी भी निगाह बनी रहेगी, आप अपनी निगाह बनाकर रखिए। आगे आपसे और जानकारी लेंगे जो कुछ भी ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर आता है। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट देने के लिए। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में छत गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना बुलंदशहर के मवई गांव में हुई है, जहां छत गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस ने बताया है कि चुनेटी फ्लाईओवर पर एक वाहन को ओवरटेक करने के दौरान पीछे से एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई और उसमें तुरंत आग लग गई। भीषण आग लगने से कार सवार 4 लोग जिंदा जल गए। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। और श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से आज कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों का एक और जत्था श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की यात्रा पर कश्मीर के बालटाल और पहलगाम आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। दक्षिण कश्मीर के हिमालय में 3888 मीटर ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ की पवित्र गुफा की 62 दिन की वार्षिक यात्रा पर 1 जुलाई को शुरू हुई थी और 31 अगस्त को समाप्त होगी। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। प्राकृतिक रूप से बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से तीर्थयात्री आधार शिविरों में उमड़ रहे हैं। और अब बात भारत की अध्यक्षता में जारी G20 बैठकों की। आपको बता दें कि इंदौर में आज से 2 दिन की G20 की रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक शुरू हो गई है। तो वहीं 21 जुलाई को G20 देशों के रोजगार और श्रम मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। इंदौर में बैठक में शामिल हो रहे डेलीगेट्स को विश्व प्रसिद्ध मांडू के दीदार भी करवाए जाएंगे। G20 की रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक में उन्हीं 3 मुद्दों पर चर्चा होगी जिस पर गुवाहाटी, जोधपुर और जिनेवा की बैठकों में गंभीर मंथन हो चुका है। 3 विषयों में पहला विषय है वैश्विक कौशल अंतराल को संबोधित करना, दूसरा विषय गिग और प्लेटफॉर्म व्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा और तीसरा विषय है सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण। तीनों मुद्दों पर अंतिम डिक्लेरेशंस मंत्री स्तर की बैठक के बाद सामने आएंगे। रोजगार कार्य समूह की बैठक में G20 आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलाकर 86 डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। वहीं अगर बात 21 जुलाई को होने वाली श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक की करें तो इसमें G20 देशों और आमंत्रित देशों के 25 श्रम और रोजगार मंत्रियों समेत 165 डेलीगेट्स शामिल होंगे। G20 देशों के बीच ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की 2 दिवसीय चौथी बैठक आज से गोवा में शुरू हो गई है। बैठक का मकसद ऊर्जा परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों और न्याय संगत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक रोड मैप तैयार करना है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक के बाद गोवा में ही 22 जुलाई को ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह करेंगे। G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के अलावा 3 दिवसीय 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक और 8वीं मिशन इनोवेशन बैठक भी आज से गोवा में ही शुरू होगी। मंत्री स्तरीय बैठक 21 जुलाई को केंद्रीय मंत्री RK सिंह की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उपाध्यक्ष रहेंगे।
नेपाल के वित्त मंत्री प्रकाश शरण महत ने कहा है कि G7 समूह के देशों के साथ G20 देश जलवायु परिवर्तन और अन्य चुनौतियों को लेकर अन्य छोटे देशों की बात भी सुने। उन्होंने कहा कि इस दिशा में भारत ने अन्य देशों के साथ काम करने का, अन्य देशों का साथ लेने का भी काफी अच्छा काम किया है। I think G20 member countries, including G7, will be able to, listen to other voices, problems and challenges. Not only talking about their own issues, but also, the issues that matters to many other countries in terms of climate changes, in terms of, this global crisis, and because of that, how other countries were affected. So I think India has done a tremendous job in terms of bringing others, neighbors and many others actors in this platform, and we are able to articulate our point of view. So I think this is a good thing. और G20 के साइडलाइन इवेंट के तहत वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन पहली बार दिल्ली में आयोजित हो रहा है। 20 और 21 जुलाई को 2 दिन के इस सम्मेलन में दुनिया भर से 40 से ज्यादा रेगुलेटर और 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के लोगों का अनावरण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। फास्ट फूड के बढ़ते प्रचलन, खाद्य पदार्थों में मिलावट, ये सब इंसान ही नहीं पशु के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर चुनौती पेश कर रहे हैं। यही वजह है कि देश में पहली बार फूड सेफ्टी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन का ये सम्मेलन 20 और 21 जुलाई को नई दिल्ली के मानेकशॉ ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। G20 के साइडलाइन इवेंट के इस ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स सम्मेलन में दुनिया भर के 40 से ज्यादा रेगुलेटर और 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के लोगों का अनावरण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारा किचन ही हमारा अस्पताल है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें फूड सेफ्टी के बारे में आज से नहीं, सदियों पहले से विचार किया गया था। भारत की परंपरा रही है, भारत की जीवन शैली रही है, जहाँ हम आज से नहीं सदियों से फूड सेफ्टी को प्राथमिकता देते थे। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में फूड में मिलावट करने वाले लोगों को क्या सज़ा करनी चाहिए उसके पर उल्लेख किया है। दुनिया बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट की बात तो करती ही है, करनी चाहिए, लेकिन हमारा शास्त्रों ने हमें दर्शन दिया है कि हम बीमार ही ना पड़े, स्वस्थ रहे, प्रिवेंटिव केयर के लिए यहाँ हमारा किचन वो भी एक हॉस्पिटल ही है। सम्मेलन के दौरान आ रहे नए नए तकनीक, इनोवेशन, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला उनका प्रभाव, एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव, जानवरों के चारा, बच्चों के दूध के रूप में मिल रहे विकल्प के दुष्प्रभाव पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही सम्मेलन के दौरान प्रदर्शनी भी लगेगी। दुनिया भर के कई सीईओ भी इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि यह शिखर सम्मेलन रोम, इटली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और 25 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। ऐसे में यह शिखर सम्मेलन सामूहिक प्रयासों के माध्यम से वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों के सामंजस्य, नियामक ढांचे में सुधार और दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन के प्रावधान को बढ़ावा देगा। कार्यक्रम के दौरान कई नई पहल भी होंगी, जिसके तहत फूड ओ कोपोइया का विमोचन और एक कॉमन डिजिटल डैशबोर्ड की भी शुरुआत होगी। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और एशियाई विकास बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर को 6.4% पर रखा है। साथ ही साथ अगले वित्त वर्ष 2024-25 में इसके बढ़कर 6.7% होने का अनुमान जताया है। बैंक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग बनी रहने से रिकवरी को सपोर्ट मिलता रहेगा। अपने एशियाई विकास आउटलुक के अपडेट में
एशियाई विकास बैंक ने कहा कि ईंधन और खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण महंगाई में गिरावट जारी रहने की उम्मीद है। ये महामारी पूर्व स्तर के करीब पहुंच सकती है। इसमें एशिया में विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए इस वर्ष मुद्रास्फीति 3.6% और 2024 में 3.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में काला सागर अनाज समझौते से रूस के हटने पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने UNGA की वार्षिक बहस में कहा है कि काला सागर अनाज समझौते में उत्पन्न गतिरोध की शीघ्र समाधान की जरूरत है। India has supported the efforts of the UN Secretary General in continuing the Black Sea Grain Initiative and hopes for an early resolution to the present impasse. We have consistently advocated, Chair, that no solution can ever be arrived at the cost of human lives. Escalation of hostilities and violence is in no one's interest. We have urged that all efforts be made for an immediate cessation of hostilities and an urgent return to the path of dialogue and diplomacy. वहीं यूक्रेन मसले पर भारत ने अपना रुख दोहराते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन अपनी शत्रुता तुरंत खत्म कर बातचीत और कूटनीति के जरिए मामले का हल निकालें। It is also unfortunate, Chair, that as the trajectory of the Ukraine conflict unfolds, the entire global south has suffered a substantial collateral damage. It is thus critical that the voice of the global south be heard and that their legitimate concerns be duly addressed. India's approach to the Ukraine conflict, Chair, will continue to be people-centric. We are providing both humanitarian assistance to Ukraine and economic support to some of our neighbors in the global south under economic distress, even as they stare at the escalating cost of food, fuel and fertilizers, which has been a consequential fallout of the ongoing conflict. रूस के काला सागर अनाज समझौते से पीछे हटने के बाद संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन के अनाज के निर्यात में मदद करने पर विचार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि यूक्रेनी अनाज, रूसी उर्वरक को वैश्विक बाजार में उपलब्ध करवाने के लिए सभी संभावित रास्ते तलाशना जारी रखने को सुनिश्चित करेगा। रूस के फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण से बिगड़े वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिए पिछले साल जुलाई में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की द्वारा काला सागर समझौता किया गया था। यूक्रेन और रूस दुनिया के शीर्ष अनाज निर्यातकों में से हैं। और यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि काला सागर अनाज समझौते के विकल्प के रूप में हर संभावित विकल्प पर चर्चा हो रही है। कुलेबा ने कहा कि काला सागर अनाज समझौते को फिर से शुरू करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए या मौजूदा ढांचे को जारी रखा जाएगा या फिर इस दिशा में एक नए मॉडल पर काम शुरू होगा। सोमवार को रूस के काला सागर अनाज समझौते से हटने के बाद यूक्रेन अन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। उत्तर कोरिया ने आज तड़के पूर्व की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। उत्तर कोरिया ने ये कदम उठाकर वॉशिंगटन, जापान और दक्षिण कोरिया को संकेत दिया है कि उसे कमजोर ना समझा जाए। जापान और दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने कहा है कि 4 दशक में पहली बार अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के दक्षिण कोरिया के बंदरगाहों पर पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद उत्तरी कोरिया ने यह हरकत की है। सियोल ने कहा है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया सुरक्षा वार्ता के उद्घाटन सत्र के एक दिन बाद उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर में 2 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये वार्ता सियोल से 320 किलोमीटर दक्षिण पूर्व बुसान में प्रमुख नौसैनिक अड्डे पर हुई। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि ये मिसाइलें सुनान क्षेत्र से सुबह 3:30 बजे से 3:45 बजे 3:46 पर दागी गई। मिसाइलों ने समुद्र में गिरने से पहले लगभग 550 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरी। यमन में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लाभार्थियों ने कहा है कि ये काला सागर अनाज समझौते के खत्म होने से उन्हें अनाज मिलना बंद हो सकता है। यमन के लाभार्थियों को पहले से ही कम खाने की वस्तुएं मिल रही हैं। यमन में वित्तीय संकट और वैश्विक मुद्रास्फीति और अनाज की पहुंच के मुद्दों ने
अनाज का संकट खड़ा कर दिया है। यमन के कई परिवारों के भोजन की लागत में बढ़ोतरी हुई है। रूस के अनाज समझौते से हटने के बाद अब उन्हें डर सता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कार्यक्रम से मिलने वाला अनाज और भी कम हो जाएगा। और यूक्रेन में शांति लाने में मदद करने के लिए पोप फ्रांसिस के दूत माटेओ जुप्पी ने अपने 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वो बातचीत करेंगे। कथित तौर पर रूस द्वारा निर्वासित किए गए बच्चों को वापस लाने पर दोनों लोगों के बीच चर्चा होने की संभावना है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि जुप्पी और बाइडेन के बीच युद्ध के कारण होने वाली तबाही, मानवीय सहायता सहित अन्य विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली बार औपचारिक रूप से चर्चा हुई। इस दौरान चीन ने कहा कि प्रौद्योगिकी को दौड़ता हुआ घोड़ा नहीं बनना चाहिए। वहीं अमेरिका ने लोगों को और उसके इस्तेमाल को लेकर चेताया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने कहा कि AI मानव जीवन के हर पहलू को मौलिक रूप से बदल देगा। उन्होंने कहा कि हमें परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों के वैश्विक शासन को आकार देने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि AI कोई सीमा नहीं जानता है। साथ साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि प्रौद्योगिकी ईंधन विघटनकारी है और हथियारों की तलाश में राज्य और गैर राज्य दोनों की मदद कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि AI के सैन्य और गैर सैन्य दोनों अनुप्रयोगों के वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में उप अमेरिकी राजदूत जेफरी डे लाउरेंटिस ने कहा कि शांति और सुरक्षा को कमजोर करने वाले मानवाधिकार जोखिमों से निपटने के लिए देशों को AI और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने परिषद से कहा कि किसी भी सदस्य देश को लोगों को सेंसर करने और प्रतिबंधित करने, दबाने या फिर अशक्त करने के लिए AI का उपयोग नहीं करना चाहिए। चीन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत झांग जून ने AI को दुधारी तलवार बताया और कहा कि बीजिंग AI के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय समन्वय भूमिका का समर्थन करता है। पाकिस्तान के पेशावर में कल सुरक्षा बल के एक काफिले को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला किया गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें कुछ की हालत गंभीर है। हमले की जिम्मेदारी एक नवगठित आतंकी संगठन तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने ली है। मध्य कोलंबिया में भूस्खलन की घटना में 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं भूस्खलन के कारण राजधानी बोगोटा को देश के पूर्वी मैदानी इलाकों से जोड़ने वाले प्रमुख हाईवे पर आवागमन बाधित हो गया। अधिकारियों ने बताया कि बोगोटा के दक्षिण पूर्व में स्थित क्वेटिम शहर में ऊंचाई वाले क्षेत्र से कीचड़ और मलबे का ढेर आने से कई घर तबाह हो गए। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण यह हादसा हुआ, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, आप देखते रहिए DT न्यूज। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें, तुर्की में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए सैकड़ों अग्निशामक लगाए गए हैं। जंगल की आग अब तुर्की से कुछ अन्य क्षेत्रों में भी प्रवेश कर गई है। जंगल की आग पर काबू पाने के लिए हवाई मार्ग से अग्निशामकों की मदद के लिए सैन्य विमानों और आपातकालीन हेलीकॉप्टरों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया था। तुर्की के उत्तर पश्चिमी कनाकले प्रांत में आग 16 जुलाई को शुरू हुई थी, जो तेज हवाओं के कारण पूरे क्षेत्र में फैल गई। अब इस आग के आगे बढ़ने से तुर्की के आवासीय क्षेत्रों और कृषि भूमि पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में जंगल की आग से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जंगल की आग से मंगलवार को भी लोगों को भारी तबाही झेलनी पड़ी। एथेंस के उत्तर पश्चिम में एक विशाल क्षेत्र में जंगल की आग ने कारों, संपत्तियों और सैकड़ों घरों को नष्ट कर दिया, जिससे वहां के निवासियों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। एथेंस के पास मंड्रा में मिक्रो काटेरिनी के कई घर जलकर खाक हो गए। एथेंस के अधिकारियों ने कहा है कि आग 8 किलोमीटर के दायरे में फैले होने से क्षेत्र में घना धुआं छाया हुआ है। आग लगने की घटना के बाद पुलिस ने प्रभावित क्षेत्र से 300 से अधिक लोगों को निकाल लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की न्यायिक सुधार योजना के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कानून पर अगले सप्ताह होने वाले मतदान से पूर्व प्रधानमंत्री के सहयोगियों द्वारा संसदीय समिति के माध्यम से विवादास्पद कानून को आगे बढ़ाने के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ गया है। इजराइल मेडिकल एसोसिएशन ने भी आज कानून के विरोध में 2 घंटे की हड़ताल करने की घोषणा की। पुलिस ने कहा कि मध्य इजराइल में विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक गड़बड़ी के संदेह में कम से कम 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका के फीनिक्स राज्य के एरिजोना शहर में गर्मी ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एरिजोना में कल शहर का तापमान लगातार 19वें दिन 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। इसके पहले वर्ष 1974 में लगातार 18 दिनों तक पारा 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने का रिकॉर्ड था। एरिजोना में बढ़ते तापमान से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। इन दिनों दक्षिणी और पूर्वी यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में लू का प्रकोप तेज होने के खतरे के बीच विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने मौतों के बढ़ते खतरे की चेतावनी दी है। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, उनको संवारने से दुनिया संवर जाती है। ये काम कायाकल्प जैसी कई योजनाएं चलाकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बखूबी अंजाम दे रही है। पढ़ाई के साथ साथ सरकार संसाधन भी उपलब्ध करा रही है। पेश है उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले के डिडौली ग्राम सभा से ये रिपोर्ट, जहां बच्चों को प्रदेश का पहला वातानुकूलित विद्यालय मिला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक ओर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर लगातार काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में भी सतत प्रयास कर रही है ताकि शिक्षा के लिए विद्यालयों में सकारात्मक माहौल दिया जा सके। इसके लिए सरकार कायाकल्प जैसी कई योजनाएं भी चला रही है। सरकार के इस कदम से प्रेरणा लेकर रायबरेली जिले के राही विकास खंड की डिडौली ग्राम सभा के प्रधान ने प्रदेश को पहला वातानुकूलित विद्यालय देकर विकास की नई इबारत लिखने का कारनामा अंजाम दिया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसी विद्यालय से मैं पढ़ लिख के जहाँ भी मैं पहुँचा हूँ उसमें इस विद्यालय का ही श्रेय है, इसका ही आशीर्वाद है। जब बचपन में मैं यहाँ पढ़ता था तो यहाँ पे एक छोटा सा बंगला हुआ करता था। उसी बंगले से मैं पढ़ के यहाँ से बड़ा हुआ हूँ, जहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरे मन में हमेशा एक भाव रहा है कि जिस स्कूल ने हमें आज शिक्षा दिया है, जिसकी शिक्षा के कारण आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उस स्कूल की सेवा कर कुछ ऐसा किया जाए कि मुझे उसका कर्ज चुकाने का अवसर मिले। उसी कर्ज को चुकाने के लिए एक छोटा सा मेरा प्रयास है। प्रधान प्रतिनिधि पति राजकुमार सिंह ने बताया कि उन्हें इसकी प्रेरणा योगी सरकार से मिली। उन्होंने बताया कि वो गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा व माहौल देने का प्रयास करते हैं, जिससे बच्चे शिक्षित होकर देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने बताया कि बिजली के बिल का कोई झंझट न रहे, इसलिए विद्यालय में सोलर पैनल की व्यवस्था की जा रही है। बिल की व्यवस्था पहले ही मैंने सोच रखा है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि आते जाते रहते हैं, तो मेरे एब्सेंस में अगर कभी आगे आने वाले समय पे कोई ऐसी समस्या हो, इसके लिए मैंने प्लान कर रखा कि पूरे स्कूल को सोलर पैनल से
जोड़ा जाएगा, जिससे विद्युत बिजली का खपत जो होगी जीरो होगी। स्कूल के अध्यापक बताते हैं कि विद्यालय की चर्चा पूरे जनपद में है। प्रधान जी के सकारात्मक सहयोग से स्कूल में शिक्षा का जबरदस्त माहौल है। विद्यालय में बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हम लोग की ज्वाइनिंग यहाँ पे 9 जुलाई 2016 को हुई थी और तब इस विद्यालय की स्थिति जैसे और विद्यालय हैं वैसी ही थी, मतलब हर चीज़ नहीं उपलब्ध थी। लेकिन अब प्रधान जी की सहायता से विद्यालय बहुत अच्छा हो गया है। हमें लगता है रायबरेली में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहाँ पे एसी हो, लेकिन प्रधान जी की सहायता से यहाँ पे टाइल्स भी लग गए हैं, इंटरलॉकिंग भी हो गई है और एसी भी लग गया है। अब हमारे यहाँ बच्चों की संख्या भी बढ़ गई है। स्कूल में बच्चों की संख्या तो बढ़ ही रही है, साथ ही पढ़ाई में बच्चों का भी खूब मन लग रहा है। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और मैम टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। जब धूप में आते थे, जब से एसी लग गई है तब से बहुत अच्छा लगता है। मेरी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। जब से प्रधान हम लोग गर्मी से आते थे तो बहुत पसीना निकलता था। जब से प्रधान चाचा ने एसी लगवा दी, हम लोग को घर जाने का मन नहीं करता। अब हम लोग पहले तो कुछ दिन नागा भी कर देते थे, अब हम रोज आते हैं स्कूल। शिक्षा से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से प्रदेश के विद्यालयों को सकारात्मक माहौल मिलने के साथ साथ बच्चों की जिंदगी भी बेहतर हो रही है। रायबरेली से सुधीर त्रिपाठी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।